कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिन लोगों ने एसएससी जेई 2022 प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है और वो रेडी हैं अपनी मेंस की तैयारी के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 50 टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपके एसएससी जेई मेंस के कन्वेंशनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन छूटा तो या तो आप चॉइस में फंस जाओगे, फिर नहीं तो आपको 15 से 20 नंबर का नुकसान हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने ये सभी टॉपिक कर लिए तो इस बात की गारंटी है कि 250 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं रुकेंगे। 100% आपके 250 प्लस मार्क्स आने ही हैं अगर आपने इन 50 टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। ओवरऑल आपको सेफ साइड चलना ही है और आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो इनसे बच जाएंगे, जो कि मैं आपको बता दूंगा वीडियो में ही, वो भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ 50। तो सोम से स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी सारे टॉपिक्स तो आपको पता होंगे कि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सोम में स्टार्ट करते हैं एसएफडी एंड बीएमडी से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा इसका क्वेश्चन आता है। एसएफडी बीएमडी करना कहाँ से है, वही सोर्स एक ही रहेगी, एसएससी जेई की जो कन्वेंशनल बुक है आपके पास वो। और उसके बाद जब आपने इसके क्वेश्चन कर चुके होंगे आप, तो और आपको लगेगा कि हाँ, एक दिन में आपको एसएफडी बीएमडी करना था और आपने इसके एसएससी जेई के क्वेश्चन कर लिए पूरे, तो तब जाके आप ईएससी मेंस की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। लेकिन सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करने हैं जो कि एसएससी जेई पूछ चुका है मेंस में पहले। तो एसएफडी बीएमडी, अच्छा, कुछ कुछ तो टॉपिक्स होंगे जो आपको इंडिविजुअली टॉपिक्स करने हैं और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनके अलग अलग न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको टॉपिक नहीं, सभी न्यूमेरिकल्स करने होंगे अलग अलग टाइप के। जैसे कि डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन के अंदर आपको अलग अलग मेथड से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, जैसे मोमेंट एरिया मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, ठीक है, मैकॉले मेथड, सुपरपोजिशन मेथड। तो ये 4-5 तरीके हैं जिनसे हमें डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ आप सुपरपोजिशन याद कर लोगे और उससे फिर वहाँ से डिफ्लेक्शन निकाल दोगे, नहीं। वहाँ पे यूनिट लोड मेथड से भी पूछ सकता है, वहाँ पे वर्चुअल वर्क डन मेथड से भी पूछ सकता है। तो आपको डिफ्लेक्शन का पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है, हर तरह से आपको डिफ्लेक्शन निकालना आना चाहिए। बाकी सेकंड टॉपिक जो है वो डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेसिस अंडर एक्सियल लोड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक कंपाउंड 4-5 पॉइंट का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको कोई बार दे देगा, इसके अंदर लोड लग गया है, लोड लगने के बाद इसमें स्ट्रेन पूछ लेंगे, स्ट्रेन कितनी है, स्ट्रेसिस कितनी है, ये कितना डिफ्लेक्ट करेगा, कितनी इसके अंदर एक्सटेंशन होगी, ये सब चीज़ें पूछ ली जाएंगी। या फिर एक क्यूब रख दिया जाएगा, चारों तरफ से इसको, 3 तरफ से उसको आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा डिफ्लेक्शन कितना आएगा, अगर जो टेम्परेचर बढ़ा कितना स्ट्रेस आएगा। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन तैयार करना है। तो 1, 2, 3। और टॉर्जन का क्वेश्चन क्या आता है कि सिंपल बार दे देते हैं, टी लगा दिया, तो इसका जे आपको पता है, सब चीज़ें पता है, सिग्मा आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर सिग्मा आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आपसे इसका डायमीटर पूछ लिया जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा जनरली तो वो आपको होलो का केस पूछेगा, या फिर होलो और इसमें कंपेयर करा लेगा। तो ये सब आपको टॉर्जन के तैयार करने हैं क्वेश्चन। तो ये 4 टॉपिक हो गए। फिर फिफ्थ टॉपिक है, अच्छा, आरसीसी के अंदर 4 डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कई तरह के डिज़ाइन और हो सकते हैं, जैसे रिटेनिंग वॉल, स्टेयर केस, वाटर टैंक, लेकिन आपको अभी पहले उनको नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ें करनी है, तब जाके जब ये सब कंप्लीट हो जाए तब आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले बीम, स्लैब, कॉलम और फुटिंग, ये चारों डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन प्लस एनालिसिस। डिज़ाइन क्या होता है कि आपको लोड दे दिया और आपको उसको डिज़ाइन करना है कि बीम की कितनी डेप्थ रहेगी, कितनी ब्रेड्थ रहेगी, कितना उसके अंदर आप रिइंफोर्समेंट लगाओगे, ये होता है डिज़ाइन। एनालिसिस ये होगा कि आपको बीम दे दिया गया है, उसके अंदर रिइंफोर्समेंट दे दिया है, आपको बताना है कि ये कितना लोड झेल पाएगा, तो ये हो जाता है एनालिसिस। तो आपको डिज़ाइन एंड एनालिसिस दोनों करना है, बीम, स्लैब, कॉलम और फुटिंग के। तो आपके पास कितने हो गए, 5, 6, 7 एंड 8 टॉपिक्स हो गए। अब आते हैं स्टील के अंदर। स्टील में बोल्टेड एंड रिवेटेड कनेक्शन के इन प्लेन एंड आउट प्लेन, और वेल्डेड में इन प्लेन एंड आउट प्लेन। ऑल्दो मैंने देखा था एसएससी जेई मेंस की बुक में और एएससी मेंस की बुक में बोल्टेड एंड रिवेटेड कनेक्शन के आउट ऑफ प्लेन के क्वेश्चन नहीं है। इन प्लेन के क्वेश्चन मतलब आपके पास कोई ब्रैकेट, कोई कॉलम होगा, उसके अंदर ये ब्रैकेट लगा दिया जाएगा, ये होगा इन प्लेन। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे बोल्ट लगा दिए गए, आपसे पूछा जाएगा कि ये बोल्ट है, कितनी शेयर झेल सकता है, या फिर यहाँ पे कितना लोड लगे। अगर यहाँ पे 4 ये लगा दिए, बोल्ट लगा दिए, तो यहाँ पे कितना लोड झेल पाएगा। तो आप यहाँ पे ये वाली फोर्स निकालोगे और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वाली फोर्स आएगी, इनका रिजल्टेंट लोगे। एक क्वेश्चन आएगा इस तरह का, ये होगा बोल्टेड में। अगर यहाँ पे बोल्ट नहीं लगाया, आपने यहाँ पे वेल्ड किया है,
तो आपसे वेल्ड का साइज़ पूछ लिएगा, या फिर साइज़ नहीं पूछेगा, ये साइज़ पूछ लिया तो डिज़ाइन है, अगर साइज़ ना पूछ के आपसे लोड पूछ लिया तो ये हो गया एनालिसिस। तो बोल्टेड और वेल्डेड में इन प्लेन के क्वेश्चन ये होते हैं। आउट ऑफ प्लेन में क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन में ये होता है कि आपके पास यहाँ पे कॉलम है इस टाइप का, और यहाँ पे आपके पास अब ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे अब इसको वेल्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको वेल्ड कर दिया, तो वेल्ड का साइज़ पूछ लेगा, वेल्ड की डेप्थ पूछ लेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको सभी तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन हो गए, तो 8 हो गए थे, 9, 10, 11, 12। ओवरऑल आउट ऑफ प्लेन जो है आपका बोल्टेड का पूछा नहीं गया है, अगर आपको कहीं से मिलेगा तो कर लेना इसको। तो 12 क्वेश्चन हो गए। अब आता है स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईएससी तो पूछता ही है हर बार, एसएससी जेई भी पूछ लेता है इसको। क्या होता है इसके अंदर कि टू 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 प्लेट्स होंगी, ठीक है, उनको लैप जॉइंट्स होगा या फिर बट जॉइंट होगा, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन होगा। आपको यहाँ पे टेंशन लगेगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिवेट वैल्यू क्या है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है। रिवेट वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे बोल्ट लगा, अब बोल्ट जो है 2 तरह से फेल हो सकता है, या तो वो शेयर में फेल होगा, या फिर शेयर में फेल होगा, या फिर बियरिंग में फेल होगा। और जो प्लेट है आपकी, प्लेट हो जाती है टेंशन में फेल। तो आपका एक जो जॉइंट होगा उसका जो फेलियर होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो 3 चीज़ों से पता चलती है, बोल्ट की शेयर, बोल्ट की बियरिंग से, या फिर प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से। तो इन तीनों में से जो सबसे कम वैल्यू होती है वही जॉइंट की स्ट्रेंथ आती है। तो ये चीज़ होती है, अगर इस जॉइंट की स्ट्रेंथ को आपने अपॉन कर दिया प्लेट की स्ट्रेंथ से, तो ये आ जाएगी एफिशिएंसी। तो आपको स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट देखना है बोल्टेड से। वेल्डेड के अंदर क्या होगा कि जैसे आपके पास ये कोई प्लेट है, इसके ऊपर आपने एक एंगल सेक्शन आपने यहाँ पे वेल्ड कर दिया, इस तरह से वेल्ड कर दिया इधर से और इधर से। तो जब आपने इसको खींचा दोनों साइड से, तो यहाँ पे कुछ टेंशन आएगी, यहाँ पे कुछ टेंशन आएगी। तो इन टेंशन की वैल्यू, या फिर आपको ये पूछ लिया जाएगा कि ये कितना वेल्ड करें दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा वेल्ड में। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 12, 13 और 14। उसके बाद चलते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या है, आपसे सिंपल कोई टी सेक्शन होगा या फिर आई सेक्शन होगा जो कि अनसिमेट्रिकल होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोल दिया जाएगा, या फिर शेप फैक्टर, ठीक है। तो आपको जेड पी अपॉन जेड कर दोगे तो शेप फैक्टर भी निकल जाएगा। तो तीनों चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। ये आपको सोम में भी पूछ लेगा, स्टील में भी पूछ लेगा, दोनों में से किसी में भी पूछ सकता है। तो ये आपके हो गए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल भी होंगे और इसके अंदर थ्योरी भी होगी। न्यूमेरिकल कौन से होंगे, न्यूमेरिकल होंगे जो सोम के अंदर मैंने स्किप किया टॉपिक जो था, सोम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसिस का टॉपिक है, और यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों आप एक जगह पे कर लेना इसको, या तो सोम में कर लेना या फिर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में। वही मोर सर्कल का आपको कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल किस टाइप के आएंगे, न्यूमेरिकल इस टाइप के आएंगे कि आपको सिग्मा 1 दे रखा होगा, सिग्मा डेविएटर दे रखा होगा, पोर वाटर प्रेशर दे रखा होगा, आपको सी और फाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से। थ्योरी क्या आएगी, थ्योरी के अंदर ट्राइएक्सियल टेस्ट, जितने भी टाइप के टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, फील्ड टेस्ट होते हैं सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए, जैसे ट्राइएक्सियल टेस्ट, आपका डायरेक्ट शेयर टेस्ट, या फिर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट, इन सब टेस्ट को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और इनको लिख के देखना है। तो ये सब हो गया थ्योरेटिकल। तो ये आप चैप्टर पूरा ही करोगे, इसके न्यूमेरिकल और प्लस थ्योरी कुछ भी आ सकती है। आगे चलते हैं, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसके अंदर आपको ओएमसी के बारे में पढ़ना है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल पढ़ना है। इन दोनों के ऊपर होगा। इसकी जो थ्योरी है, लैम्बिस थ्योरी और आपके पास लुब्रिकेशन वाली थ्योरी जो भी है इसकी, वो देखोगे। प्लस हम कॉम्पैक्शन कौन से मेथड से किस सॉइल में करते हैं, जैसे क्ले के अंदर हम शिफ्ट फुट रोलर करते हैं, ठीक है। आपके पास जो सिंपल ग्रेवली टाइप का होता है, उसके अंदर हम आपके पास स्मूथ व्हील रोलर चलाते हैं। इस तरह से वाइब्रेटरी रोलर हम चलाते हैं आपका सैंड के लिए, तो ये सब पढ़ोगे। प्लस इसके अंदर 4 तरह के कॉम्पैक्शन टेस्ट होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है, ठीक है। ऐसे चार तरह के टेस्ट होते हैं। उन सब की आपको उसके अंदर जो आपके पास हैमर होता है वो कितना लोड का होता है, कितनी लेयर्स में रखते हैं, ठीक है, कितने पाउंड्स का होता है, कितनी हाइट से उसको गिराते हैं, ठीक है। तो ये सब आप इसके अंदर देखोगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के अंदर। आगे चलते हैं, अर्थ प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक केस इसका समझना है। जैसे सिर्फ सैंड आ गया, अलग अलग लेयर ऑफ सैंड आ गई, फाई की वैल्यू अलग अलग है, तो क्या होगा, ठीक है। अगर जो क्ले आ गई, ऊपर क्ले आ गई, नीचे सैंड आ गई, तो उस केस में क्या होगा, जैसे सिर्फ क्ले है, उसमें टेंशन क्रैक डेवलप हुए,
टेंशन क्रैक डेवलप हुई, जैसे मान लो इस तरह से आपके पास क्ले का आता है ग्राफ, टेंशन क्रैक डेवलप हुई तो उस केस में हम ये वाला लेंगे, अगर टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हुई तो पूरा लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम आपके पास वॉल के ऊपर कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ लगी है वो निकालना है, स्ट्रेस कितनी आएगी वो निकालना है। तो ये सब चीज़ें हमें निकालनी आनी चाहिए। और ध्यान रखना है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है, पैसिव पूछा है, कि अर्थ प्रेशर है, ट्रेश पूछा है, तो इसका जरूर ध्यान रखना है। तो के नोट और के पी तीनों की अलग अलग वैल्यू होती है। क्वेश्चन में पहले देखेंगे कि क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो चैप्टर पूरा करना है, इसके हर एक टाइप के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपके पास आता है कॉन्सोलिडेशन। अब कॉन्सोलिडेशन का भी चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सेटलमेंट ऑफ लेयर्स आ जाएगा। जैसे ऊपर की साइड आपके पास सॉइल की ये लेयर पड़ी थी, अब यहाँ पे क्ले है, क्ले की हाइट h है, तो इसकी मिडल पे हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी सेटलमेंट आएगी। कैसे होता है ये, इसके अंदर सिंपल फॉर्मूला लगता है, डेल्टा एच अपॉन एच इजकल टू सी सी अपॉन 1+E0 log सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। सिग्मा 1 ये होता है कि पहले इसके ऊपर कितना लोड था, सिग्मा 2 क्या है कि जो बाद में इसके ऊपर लोड आया उसकी वजह से यहाँ पे जो लोड यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, तो डेल्टा सिग्मा। तो सिग्मा 2 क्या होता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इस तरह से हम डेल्टा एच इसको मानते हैं, मतलब सॉरी डेल्टा एच कितना सेटलमेंट हुआ, एच मानते हैं इसको क्ले की लेयर को, और ई नोट इसका पहले वाला जो वॉइड रेशियो है वो, और सी सी हमारे पास कंप्रेशन इंडेक्स होता है, या तो दिया होगा या फिर आपको इसको फॉर्मूले से आपको याद करना पड़ेगा इसको, कि इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, सी सी कैसे निकालते हैं, लिक्विड लिमिट्स के साथ इसका रिलेशन होता है, तो ये निकालना होगा। या फिर आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, सी वी टी वी इजक्वल टू सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर। आपसे बोल दिया जाएगा कि आपके पास जब लैब के अंदर इतनी सेटलमेंट हुई इतनी देर में, तो आपके पास ग्राउंड के ऊपर कितनी सेटलमेंट होगी, कितनी देर में होगी। इस टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेटलमेंट के, दोनों आपको आने चाहिए, कितने टाइम में सेटलमेंट होगी और कितनी सेटलमेंट होगी, ये सब। उसके बाद आता है इफेक्टिव स्ट्रेस। ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन बात यह है कि आपने इफेक्टिव स्ट्रेस आपको निकालना आता है ऑब्जेक्टिव की तरह से, लेकिन जब आपके पास लेयर्स होंगी उसके बाद आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे टोटल स्ट्रेस के, ठीक है, टोटल स्ट्रेस के और पोर वाटर प्रेशर के और फिर इफेक्टिव स्ट्रेस के, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। तो आपको ये मतलब आपको इसका ग्राफ पूरा बना के देखना है विद कि z इजकल टू 0 पे ये है। ये जब लिखने चलते हैं ना आप, तो यहाँ पे गलती हो जाती है, तो आपको इस तरह से ही प्रैक्टिस करनी है जैसे कि आपकी बुक में सॉल्यूशन दिया होगा, ठीक है। बुक में अपलोड कर चुका हूँ अब मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वहाँ से आपको बुक मिल जाएगी एसएससी जेई की कन्वेंशनल। बाकी आप मंगा लोगे इसको ऑनलाइन तो बहुत अच्छी बात है, आईएएस मास्टर की मंगा लेना, वो नहीं मिल रही है आजकल, स्टॉक में नहीं है, तो मेडीसी की मंगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीव एनालिसिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। और कई बार ऐसा होता है कि आप छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर सीव एनालिसिस आ रखा है, दूसरे में एचएम के क्वेश्चन आ रखे हैं। एचएम तो आप वैसे नहीं कर पाओगे अभी अगर आपने नहीं किया हुआ है, और मैं आपको सलाह दूंगा कि एचएम और स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसमें एमडीएम के क्वेश्चन आते हैं, एसडीएम के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल इनको अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है इसको, तो अभी साइड कर देना, बाकी सब पढ़ लेना, क्योंकि हाइड्रो की मशीन के सिर्फ आप क्वेश्चन याद करके चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे सेटलमेंट वाला है, इसके अंदर आपने क्वेश्चन याद कर लिया, ऐसा ही क्वेश्चन आना है, इसको आप कर दोगे। लेकिन हाइड्रोलिक मशीन में क्या है, पंप्स और टरबाइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने एक तरह का क्वेश्चन याद कर लिया तो दूसरे तरह का नहीं कर सकते आप, तो इसको आपको समझना ही पड़ेगा। या तो आप पूरा पूरा सब्जेक्ट करो, एचएम का और एसए का, मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस का, एमडीएम और एसडीएम अच्छे से करोगे तभी आप वहाँ पे न्यूमेरिकल कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ एक न्यूमेरिकल याद कर लोगे, उसके बेसिस पे आप दूसरा न्यूमेरिकल कर दोगे, ऐसा नहीं होता इन दोनों केस में। अब सीव एनालिसिस का क्वेश्चन क्या है, सीव एनालिसिस में आपको कुछ ज़्यादा समझना तो नहीं है, ऑल दो समझ लोगे अच्छी बात है। इसका एक प्रोसीजर होता है कि अलग अलग सीव हैं, किस सीव के ऊपर कितना रुका है, एक एक टेबल बनता है इसका पूरा का पूरा, कि पहले देखेंगे रिटेन कितना है, फिर क्यूमुलेटिव रिटेन देखेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे, माइनस कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज फाइन हो जाएगी जो पास हो जाएगी, ठीक है, ये सब होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, डी मतलब जो आपके पास लोग लोग डायमीटर से परसेंटेज फाइन को यहाँ पे ग्राफ बना दोगे, ये आपको सीव एनालिसिस में करना होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सी यू और सी सी निकालना होता है। सी यू होता है D60/D10 और सी सी होता है D30² अपॉन D60 इंटू D10, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकाल देनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, यहाँ से ग्राफ से ना निकाल पाओ तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ से इंटरपोलेट करके निकाल देना। बहुत लंबा क्वेश्चन आता है, वैसे 25 से 30 नंबर का ही आता है, इतना वर्थ होगा अगर आपने घर पे प्रैक्टिस कर ली तो वहाँ पे भी आप कर पाओगे। सीधी सीधी प्रोसेस होती है, प्रोटोटाइप होता है, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना होता है इसके अंदर। आप एक एक प्रोसेस याद कर लिया तो आप वहाँ पे जल्दी से कर दोगे इसको। वेल हाइड्रोलिक्स के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको ही प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन कर दोगे। वहाँ पे दो तरह के होते हैं, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड, डुपिट थ्योरी और थीम्स थ्योरी, आराम से वहाँ पे आप कर दोगे क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर हैं उनको कर लेना अच्छे से। आगे चलते हैं,
न्यूमेरिकल्स फ्रॉम बेसिक थ्री फेज डायग्राम। अब इसके अंदर क्या आएंगे, जो सबसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसमें ऐसे इक्वल टू डब्ल्यू जी है, वाटर कंटेंट है, गामा डी, गामा डब्ल्यू, गामा सेचुरेशन, इन सब के जो फॉर्मूले आपने याद किए हुए हैं उनसे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल आ गया, श्रिंकेज रेशो से न्यूमेरिकल आ गया। तो ये सब आपको पहले चैप्टर में मिल जाएगा। उसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, बाकी सब छोड़ देना, भी न्यूमेरिकल देख लेना। उसके बाद शैलो फाउंडेशन। अब शैलो फाउंडेशन के अंदर क्या होगा, देखो प्लेट लोड टेस्ट को मैंने अलग से लिख दिया, ये आ जाता है, और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ये भी आ जाता है। तो शैलो फाउंडेशन के ही दोनों पार्ट है, लेकिन इनको मैं अलग से थ्योरी में लिख दिया मैंने टॉपिक बना के। शैलो फाउंडेशन के टॉपिक में आप क्या करोगे, इसके अंदर जो आपके पास जो तेरेज़ागी की थ्योरी होती है क्यू यू की, क्यू इजकल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा, ठीक है। और दूसरी थ्योरी आपके पास होती है स्कैम्पटन की, सी एन सी से रिलेटेड। यहाँ पे एन सी की वैल्यू अलग अलग होती है, 5, 7.5 और सॉरी ये 5 और 6 होती है, और 7.5 से 9 होती है, डिपेंडिंग अपॉन डी एफ अपॉन बी की वैल्यू इक्वल टू 0 है या 2.5 से ज़्यादा है, 2.5 के बीच में होती है तो अलग वैल्यूज़ होती है। तो एन सी की वैल्यू अलग अलग आती है आपकी क्ले के केस में। तो ये सब इस टाइप के न्यूमेरिकल आप देखोगे क्यू यू से रिलेटेड। प्लेट लोड टेस्ट का बिल्कुल आप याद करोगे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझोगे भी और याद भी करोगे कि प्लेट लोड टेस्ट आप कैसे परफॉर्म करते हो, क्या क्या ग्राफ बनते हैं, सेटलमेंट क्या होती है, सब चीज़ें आपको याद करनी है। इसका एक प्रोटोटाइप बना लेना लिख के, और उसके बाद फिर आपको जैसे ही प्लेट लोड टेस्ट दिखे वहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल छाप देना उस तरह से जो आपने याद किया हुआ है। ऐसे ही स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का भी आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हाईवे। अब हाईवे के अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है, अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के कितने सारे क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल हैं वो सब आपको आने चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ओएसडी। 2-3 साल से लगातार पूछ रहे हैं ओएसडी, तो ओएसडी तो आपको करना आना ही चाहिए। इसके अलावा जितने भी वैली कर्व, सर्वेट कर्व, या फिर आपके पास एसएसडी के जो आपके पास न्यूमेरिकल हैं वो सब आपको आने चाहिए करने। ओएसडी सबसे पहले प्रेफरेंस पे रखोगे, बाकी न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करोगे। बाकी फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन आपको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल डीप में पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पूछ लेता है, WBN, ठीक है, WMM, या फिर आपके पास पूछ लेगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, लेयर्स कौन कौन सी होती है, किस लेयर का क्या काम होता है। तो इसको आपको डीप में पढ़ना है थ्योरेटिकली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका अगर आप मतलब इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको तो आपको अच्छे से तैयार करना है, आपको नोट से और सब चीज़ों से। इसको आप अलग से PYQ से नहीं, आप इसको एक थोरोली इसको आप तैयार करोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर चेन सर्वे के अंदर मेजरमेंट्स, मतलब करेक्शन वगैरह जो आप निकालते हैं वो निकालोगे इसके अंदर। इस बार शायद 15 नंबर का 2020 के अंदर या फिर 2019 में आई गेस एक क्वेश्चन आया था सिंपल, कि उसके अंदर पूछा था कि आपके पास जो चेन है वो इतनी लंबी हो गई है, एक्चुअल चेन की लेंथ इतनी थी, उसको ऐसे नाप लिया गया, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। ये सिंपल इतना सा क्वेश्चन करेक्शन का आपको पूछ लिया गया था 15 नंबर में। तो बहुत इजी भी आ जाएगा, बहुत टफ भी आ जाएगा, जिसके अंदर आपको हर तरह का करेक्शन लगाना होगा कि सैग भी है उसके अंदर, लोड भी दे रखा है, टेम्परेचर भी राइज हो गया है, ठीक है, एक अलाइनमेंट पे भी रखा हुआ है। तो आपको हर एक करेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। तो इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर से भी, और ESC का भी देख लेना इसका क्वेश्चन। उसके प्लेन टेबल सर्वेइंग, इसकी थ्योरी है, थ्योरी आपको समझनी है, इसकी समझनी के आप कुछ पॉइंट्स होंगे याद करने पड़ेंगे, किस क्या क्या मेथड होते हैं, हर मेथड में किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस होती है उसकी, मतलब किस मेथड को किस लिए यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख लोगे प्लेन टेबल सर्वेइंग का। उसका कंपास सर्वे, ये भी आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है। कंपास सर्वे जो दो होते हैं, दो तरह के कंपास होते हैं, प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास, उन सब को कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है वो सब देख लेंगे। थ्योडलाइट की आपकी थ्योरी है, थ्योरी में क्या आ जाएगा, सिंपल थ्योडलाइट के बारे में पूछ लिया जाएगा। आपको बेसिक लाइंस पता होनी चाहिए कि जैसे थ्योडलाइट होता है, ये आपके पास वर्टिकल सर्कल होता है, इसके साथ एक थ्योडलाइट लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये होती है, ये होती है इधर से जो जाएगी वो टर्न यूनियन एक्सिस होती है, टेलीस्कोप की एक्सिस होती है, ठीक है। और नीचे की साइड ये होती है वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे एक प्लेट लेवल होता है, ये रखा होता है, ठीक है। ये सब परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कौन कौन से एरर होते हैं एजीमुथ, कौन कौन से आपके पास एरर होते हैं, एजीमुथ का होता है, स्पायर होता है, नहीं कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एजीमुथ टेस्ट, स्पायर टेस्ट, ठीक है। एजीमुथ टेस्ट क्या होता है, स्पायर टेस्ट क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। क्या क्या एरर आ सकते हैं, वर्नियर के इधर उधर होने से एरर क्या आ सकते हैं, ग्रेजुएशन आपकी दूर दूर है, कहीं पे पास पास है, वो एरर क्या होता है, कैसे उसको करेक्ट करते हैं, ये सब आपको थ्योरी पता होनी चाहिए थ्योडलाइट के बारे में। आगे चलते हैं, इंटीरियर एंगल का पूछ लेंगे, आपके पास ट्रेवर्स दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंटीरियर एंगल आपको निकाल के बताने हैं हर एक के, मतलब आपको बियरिंग दे दी जाएगी सबकी, आपको इंटीरियर एंगल निकालने होंगे। लोकल अट्रैक्शन की आपको बता दिया जाएगा, सबकी बियरिंग दे दी जाएगी, फॉरवर्ड बियरिंग या बैकवर्ड बियरिंग, आपको बताना पड़ेगा लोकल अट्रैक्शन कौन से स्टेशन पे है, और उसके बाद उसको करेक्ट करना होगा।
ठीक है, आपको इसके भी दो तरीके होंगे, या तो लोकल अट्रैक्शन डायरेक्ट से करोगे आप, या फिर इंक्लूडेड एंगल निकाल के तब आप करोगे, ये आप देख लोगे। उसके बाद राइज एंड फॉल मेथड से आप लेवलिंग करोगे और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से लेवलिंग करोगे। दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह पूछा जाता है, और सिंपल प्लस माइनस का ही होता है इसके अंदर। देखने में आपको इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन सिंपल प्लस माइनस का ही होता है इसके अंदर। आपने अगर जो पूरा टेबल है उसको सही से भर भी दिया, और जो नीचे कैलकुलेशन है थोड़ी ठीक ठाक से ही आपने दिखाई है, तो आपको सिर्फ इसके नाम पे नंबर मिल जाएंगे जो आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपने फिल किया है। और लास्ट, कंटूर प्रॉपर्टीज़। कंटूर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ऐसी लाइंस जो इक्वल एलिवेशन को जोड़ती है उसे कंटूर्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं ये सब आपको देखना है। कुछ एग्जांपल दे देंगे कि हिल होता है, हिल के अंदर जो आपके पास होती है कंटूर्स की जो वैल्यू होती है अंदर की साइड बढ़ती है, ठीक है। लेक के अंदर जो आपकी वैल्यू होती है उसके अंदर जो आपकी कम होती है अंदर जाते जाते। तो ये सब आप इसमें प्रॉपर्टीज़ की में लिख देंगे और कुछ एग्जाम्पल दे दोगे। आगे चलते हैं, इरीगेशन। नेक्स्ट इरिगेशन है। इरिगेशन के अंदर आपको लाइन कैनाल डिज़ाइन देखना है। ट्रायंगल, अगर आपके पास डिस्चार्ज कुछ अलग है तो ट्रायंगल देना पड़ेगा। अगर आपके पास डिस्चार्ज ज़्यादा है, मैं वैल्यू भूल रहा हूँ, उसके अंदर आपको ट्रेपेजॉइड देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो थीटा होता है, एंगल वगैरह होता है, ये सब आप देखोगे कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं। ग्रेविटी डैम के बारे में हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये चैप्टर आप ग्रेविटी डैम वाला पूरा ही देखोगे। इसकी जो प्रोफाइल होती है, इसके अंदर जो करेक्शंस लगते हैं, इसके अंदर जो आप अलग अलग टाइप की आपके पास फोर्स आती है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आती है, अर्थक्वेक की वजह से फोर्स आती है, वेव की वजह से फोर्स आती है, ठीक है। और ये फेलियर किस चीज़ में हो सकता है, टेंशन में हो सकता है, ओवरटर्निंग में हो सकता है, ठीक है। और कंप्रेशन फेलियर हो सकता है। कौन कौन सी इसके अंदर सिग्मा मैक्स आती है, किस तरह से आती है, ये सब आप ग्रेविटी टाइम वाला तो पूरा चैप्टर ही पढ़ोगे। और लेसी से कैनाल डिज़ाइन करोगे। ऑल दो शायद इस बार कैनेडी से भी आपके पास कैनाल डिज़ाइन आ गया था, लेकिन आप इन तीनों को तो तैयार करोगे ही। फ्लूइड मैकेनिक्स में जाते हैं। वेंचुरी मीटर का न्यूमेरिकल आपको करना ही है, आ सकता है 15 नंबर में पूछ लिया जाता है। सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, आपको देख लेना है इसको। मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, ट्रायंगल का, आपके पास ट्रेपेजॉइडल का, और आपके पास रेक्टेंगल का एफिशिएंट सेक्शन क्या है उसका डेरिवेशन वो भी करना है आपको, न्यूमेरिकल भी इसका करना है। आगे लेमिनार पाइप फ्लो। लेमिनार पाइप फ्लो में क्या आएगा, उसकी आपके पास एक सारी वैल्यू होनी चाहिए कि बेसिकली एच एल से आ जाता है 32 म्यू वी एल अपोन गामा डी स्क्वायर। इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है। बाकी इसका आप इसकी हर एक चीज़ वैल्यू याद रखोगे, वी मैक्स क्या क्या होता है, ठीक है। और आपके पास वॉल पे जो टो होती है वो निकालना, ये सब आपको आना चाहिए। इसका एक बार न्यूमेरिकल देख लेना जरूर, लेमिनर पाइप फ्लो का। उसका हाइड्रोलिक जंप के न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है। सिंपल से होते हैं, एक बार समझ लेना। एक ही टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, वही आपको आ जाएंगे। वहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन आने वाला है। विस्कोसिटी न्यूमेरिकल, जैसे कि एक स्लोप है, यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट के नीचे जो ऑयल है, इस ऑयल की वजह से इसके ऊपर एक स्ट्रेस लग रही होगी, विस्कस फोर्स लग रही होगी, नीचे जाना चाह रहा है, एक वेलोसिटी से जा रहा होगा, उस वेलोसिटी पूछ लेंगे, या फिर फोर्स कितनी लग रही है इस पर ये पूछ लेंगे। तो ये विस्कोसिटी का न्यूमेरिकल हो जाएगा। पाइप फ्लो का आपको चैप्टर पूरा देखना है। चैप्टर की जगह आप ऐसा करना है, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है पाइप फ्लो के कर लेना, और थोड़ा सा एक बार गेट के क्वेश्चन भी देख लेना, एक दो। पाइप फ्लो में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, साइफन के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस तरह से साइफन है, ठीक है, यहाँ से फ्लो यहाँ तक हुआ है, यहाँ पे पूछ लेंगे प्रेशर कितना आ रहा है, ये कितनी हाइट रख सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। और आपके पास बैंड का पूछ लेंगे कि बैंड के ऊपर जैसे यहाँ से यहाँ है पानी, यहाँ से यहाँ उधर जा रहा है, तो इस बैंड के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, ये पूछ लेंगे। और इस टाइप की जो पाइप फ्लो के क्वेश्चन है वो पूछ लेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज जा रहा है, ठीक है, 2 पाइप हमने लगा दिए, तो किसमें कितना डिस्चार्ज होगा, इस टाइप के। ये 3 टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर करने हैं। आगे चलना है एनवायरनमेंट। वैसे कि एनवायरनमेंट जो एसएससी जेईई के पीवाईक्यू हैं वो सब देख लेना, एक एक दिन, मतलब कुछ थ्योरेटिकल टाइप के ही हैं इसके क्वेश्चन ज़्यादातर। तो आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब अपने आप से डिसाइड करके उसके एक एक क्वेश्चन कर सकते हो सारे मिला के। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर आपको पता होनी चाहिए। डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इस बार भी आया था, पहले भी आ चुका है, देख लेना। सेप्टिक टैंक भी बार बार पूछा जा चुका है। और रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर का डिज़ाइन, ये देखना। अब जो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे बीओडी का न्यूमेरिकल हो गया, ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब आपको आते होंगे। बीओडी आपको निकालनी आनी चाहिए, बी अल्टीमेट आपको निकालनी आनी चाहिए, ये सब चीज़ें, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, एक स्टीटर फेलिप्स की एक इक्वेशन होती है, वो आप याद कर लोगे। नॉर्मली नहीं पूछा जाता है वो, लेकिन एक बार पूछा जा चुका है, तो उसकी बड़ी सी इक्वेशन होती है, इक्वेशन याद कर लोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये टोटल कितने हो चुके हैं, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, और ये 51 और जोड़ लो। अब इसके अंदर क्या बचा है आपके पास, इसके बाद आपके पास बच गया है बीएमसी।
अब जो बीएमसी है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका लगभग सारी चीज़ें इसकी थ्योरेटिकल है। तो डेली एक न्यूमेरिकल के साथ साथ एक अपने आप को एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देना। किसी दिन वर्केबिलिटी का दे दिया, किसी दिन सीमेंट का दे दिया, किसी दिन पेंट्स का दे दिया, किसी दिन ब्रिक्स का दे दिया, किसी दिन स्टोन्स का दे दिया, किसी दिन टिम्बर का दे दिया। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना, ये डेली अपने आप को एक टॉपिक दे देना। और क्योंकि थ्योरेटिकल डेली लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसके अंदर एक सीपीएम पार्ट का भी आता है कि सिंकिंग फंड का हर बार पूछ लेता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। एक बार प्रीवियस ईयर में देख लेना, उन सब की डेफिनेशन वगैरह अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो ये टोटल 50 हैं, 50 से थोड़े से ज़्यादा होंगे। और बीएमसी पूरा थ्योरेटिकल है, तो डेली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको लिखना ही है। जब तक आप थ्योरेटिकल, ये मत सोचना कभी भी कि मैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल के दम पे वहाँ पे कर दूंगा। बात ही होती है 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और सब पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। अब आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, अब इसके अंदर जैसे मैंने एचएम और स्ट्रक्चर एनालिसिस छोड़ दिया, तो किसी एक में आ जाएगा स्ट्रक्चर एनालिसिस का या एचएम का। ठीक है, तो वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपने एचएम और स्ट्रक्चर एनालिसिस अभी नहीं किया है, या तो आपको डेली अभी करना पड़ेगा इसको प्रैक्टिस, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स याद नहीं हो सकते, समझे ही जा सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, तो आप ये वाला न्यूमेरिकल छोड़ के वो थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मेरी तो सलाह आपको यही है कि डेली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर लिखना। बाकी बीएमसी में है, ठीक है, सॉइल के अंदर भी जो थे मैंने बता दिए थे आपको, या फिर सर्वे में भी जो जो थ्योरेटिकल थे वो मैंने आपको अलग से बता दिया। इनको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो थ्योरेटिकल को। तो डेली अपने आपको एक काम दे देना कि आपको एक एक दो दो क्वेश्चन करने हैं। आपको 50 टॉपिक मैंने दे दिए हैं, इनको डिवाइड कर लेना अपने दिन के हिसाब से, 2 महीने के हिसाब से आप डिवाइड कर लेना। एटलीस्ट 2 महीने तो हैं ही, 2 महीने से ज़्यादा ही होंगे आपके पास। तो इनको इस तरह से डिवाइड कर देना ताकि 2 महीने में हो जाए। और हर हफ्ते आपको एक टेस्ट तो देना ही है। और टेस्ट सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज तो जरूर ले लेना कोई, और हर हफ्ते एक टेस्ट तो आपको देना ही है। एनालिसिस जो होगा उसको देखना भी है, ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिया और उसके बाद भूल गए उसको। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। तो ये सब आपको करना है। अगर आपको चाहिए CPWD इस बार, और बड़े आराम से आ सकती है, क्योंकि CPWD की बहुत सारी सीटें हैं इस बार। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। ये सब मेरी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये अगर जो आपने कर लिए तो 100% 250+ मार्क्स बहुत आराम से आएंगे आपके। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।